आज मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे जी। विनय जी, पहले चरण की वोटिंग हो चुकी, वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, औसत से बहुत कम रहा है। किस तरीके से देखते हैं और क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का कोई विषय है? देखिए, कुल मिलाकर जनतंत्र के प्रति आस्था रखने वाले हर भारतीय नागरिक के लिए ये चिंता का विषय है। ये कोई केवल भाजपा के लिए चिंता का विषय नहीं। भाजपा तो बहुत पहले से कहती रही है कि चुनाव में वोटिंग करना आपका एक दायित्व बनता है, एक पवित्र कर्तव्य बनता है। और पीएम साहब ने भी बड़े तौर तरीके से ये अपील की है लोगों को, और मैं मानता हूँ कि उसको निश्चित रूप में लोग सुनते हैं। तो वोटिंग कम होना कुल मिलाकर जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए जो चिंता सभी के मन में है, हमारे भी मन में है। जहाँ तक हमारे जीत की संभावनाओं की बात है, जो ज़मीनी हिसाब किताब हमने लगाया है, हमारा वोटर जिसको पहले से ही हमने चिन्हित किया था, फ़ोन पर संपर्क किया था, घर से बाहर निकलकर कतार में खड़ा रहकर 11 बजे के पहले जो कि हमारा अपील था, उसने वोटिंग किया है। इसलिए मुझे लगता है कि वोटिंग की मात्रा बढ़नी चाहिए, मगर उसके कम आने से हमारे जीत की संभावना प्रभावित हो रही है। ऐसी अटकल लगाना और विपक्ष के कुछ मित्रों ने ख्याली पुलाव खाना शुरू करना, मैं मानता हूं कि अप्रासंगिक है। उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। सब दूसरे चरण के चुनाव होने में केवल 48 घंटे का समय बचा है। दोनों तरफ आक्रामक तरीके से प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि 400 इसलिए चाहिए भाजपा को कि ये संविधान बदल देंगे, ये माइनॉरिटीज़ का स्टेटस ख़त्म कर देंगे, ये रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। देखिए, कांग्रेस को जब अपना एजेंडा होता नहीं ना, तो दूसरों के एजेंडे के आधार पर लोगों में भ्रम फैलाना, ये उनकी रणनीति बहुत पहले से रही है। ये आज पहली बार थोड़ा ही नहीं आरोपों का हम सामना कर रहे हैं। और संविधान की दुहाई कौन दे रहे हैं? वो दे रहे हैं जिन्होंने संविधान का सरेआम अपमान करते हुए रात के अंधेरे में संविधान की प्रियम्बल में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चाहते थे, मगर उन्होंने डाले। और बाबा साहब जो चाहते थे धारा 370 हटाना, ये क्या कोई केवल बीजेपी का एजेंडा है? वो तो संविधान निर्माताओं ने देश के लिए एजेंडा बनाया था। इन्होंने कभी किया नहीं, हमने वो करके दिखाया। संविधान की सेवा अगर किसने की है तो हमने की है। समान नागरिक कानून, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कई बार इसके बारे में कह चुका है, ये बनाओ बनाओ बनाओ। हमने बनाने का ऐलान तो किया ही है, मगर उस दिशा में एक सार्थक कदम उठाते हुए मुस्लिम बहनों को तलाक से मुक्ति देने का पवित्र काम किसने किया है? हमने किया है। तो संविधान के प्रति हमारी जो निष्ठा है, हमारी जो प्रतिबद्धता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस पद्धति से उसके बारे में बार बार कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि किसी को कोई हक नहीं बनता कि उसके बारे में सवाल या निशान लगाकर कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करें। सब राम मंदिर के ऊपर भी कांग्रेस के कई नेता हैं जो श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो ये तक कह रहे हैं कि हमने तो चंदा भी दिया है, 15-15 लाख रुपए चंदा दिया है। इसको कैसे देखेंगे आप? मैं उन महानुभावों को विनम्रता से कहता हूं कि कम से कम मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी ऐसे 15-20 नाम पता है जिन्होंने उन्होंने दी हुई राशि से 10 गुना अधिक राशि दी है, मगर उनका नाम किसी को पता नहीं। देखिए, भगवान के लिए जो भी हम अर्पण करते हैं ना, उसका कभी उच्चारण भी करने की हमारी परंपरा में वो मान्य नहीं है। मगर अभी वो क्रेडिट लेने की कोशिश में लगे हैं और कह रहे कि मैंने इतना दिया उतना दिया। अगर ऐसा होता था तो इन्होंने, उनके जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री PV नरसिंह राव, उनका बयान क्या था? जब ढांचा गिरा तब दूसरे दिन राष्ट्र को संबोधन करते समय नरसिंह राव जी ने कहा कि हम बाबरी मस्जिद फिर से वहीं खड़ी करेंगे। तो क्या वो अभी भी वो चाहते हैं? उन्होंने बताना चाहिए। तो मैं मानता अब कांग्रेस के नेता कहते हैं कि वो तो पुरानी बातें हो गई। नहीं, पुरानी कैसे? मगर उन्होंने खारिज थोड़ा ही किया है। कई बातें पुरानी होती है, मगर पुरानी होने के बावजूद भी उससे कांग्रेस अपने आप को अलग तो नहीं कर रही। जो मनमोहन सिंह जी का बयान था कि मुस्लिमों को पहला अधिकार है, क्या उससे वो अलग कर रही है अपने आप को? नहीं कर रही। क्या सोशलिज्म सेकुलरिज्म जो किया उससे अलग कर रही है? नहीं कर रही। सर, प्रधानमंत्री भी 2 दिन से काफ़ी आक्रामक नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के ऊपर प्रधानमंत्री निरंतर बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब ये मंगलसूत्र तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसको किस तरीके से देखें प्रधानमंत्री की बात? आप मीडिया अपनी पद्धति से कुछ विशेषण लगाता है तो आपने आक्रामक कहा। मैं विनम्रता से कहूँगा कि वो तो प्रबोधन का काम कर रहे हैं। विपक्ष के एजेंडे के प्रति हमारे भोले भाले मतदाताओं को, गरीब जनता को, जनजातीय, आदिवासी और अनुसूचित जाति के भाई बहनों को सचेत करना, क्या हमारा काम नहीं बनता? यही तो लोक शिक्षण होता है, यही तो प्रबोधन होता है। वो मनगढ़ंत सारी बातें हमारे बारे में फैलाए
और हम उनके कहे हुए इरादों के बारे में जनता में जाकर प्रबोधन न करें, ये कैसे संभव होगा? हम तो केवल सचेत करने का काम कर रहे हैं। तो वो तो काम बहुत सही है, उसको आक्रामक कहना नहीं कहना वो आपका विषय है। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी परिवार के प्रमुख के नाते एक लोक शिक्षण का काम कर रहे हैं जो बहुत पवित्र है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप किस तरीके से देखते? देखिए, उन्हीं के एक प्रवक्ता जो राजस्थान से ही थे और झारखंड में काम कर रहे थे, जो अभी बीजेपी में आ गए, उन्होंने कहा कि एक क्लर्क है उनके दफ्तर में, वो विगत 30 सालों में वही अकेला वो सारा घोषणा पत्र लिखता है। तो जहाँ न कोई प्रक्रिया है, और हमने क्या किया, हमने 15 लाख लोगों ने सुझाव दिए हमारे घोषणा पत्र के बारे में। समिति बनाई गई, समिति ने सुझावों को एक दृष्टि से तराशा और उसमें से जो भी नवनीत निकल कर आया हमने संकल्प पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। हम तो गारंटी की बात करते हैं, इनको कुछ है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है। तो वही पुरानी बातें थोड़ा शब्दों में हेर फेर करते हुए जो पहले पृष्ठ 50 पर था वो अभी पृष्ठ 60 पर गया। इसके अतिरिक्त तो उनके घोषणा पत्र में कुछ नई बात नहीं है, कुछ कहने लायक नहीं। वो कह रहे हैं साहब कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा, तो ये तो जांच कराई जाएंगी। ये तो बात हमेशा वो मतलब करते ही रहे, मगर जो आतंक फैलाने वाली बात है, रीडिस्ट्रीब्यूशन की है और बाकी सारी बातें, जैसे आज इनहेरिटेंस टैक्स की बात आई है, तो मैं मानता हूँ कि इसके बारे में उन्होंने जनता के सामने खुलासा करना चाहिए, मगर वो नहीं करना चाहेंगे। वो अपने आप को दरकिनार नहीं करेंगे। को जो मजहब पर आधारित कोटा की बात उन्होंने की है, घोषणा पत्र में नहीं कहा होगा, मगर उनके इरादे थे। क्या वो कह सकते कि हमारा इरादा नहीं था? इरादा तो था। एक सवाल मैं आपसे और इसी पूछना चाहूँगा कि क्या 74-75 में इमरजेंसी के टाइम भी कुछ इसी तरीके की स्थितियाँ थी क्या? ऐसा उस समय जरूर इसी पर तरीके की स्थिति, मतलब कांग्रेस के संदर्भ में आप कह रहे हैं, तो कांग्रेस की मतलब इससे भी बदतर सारी चीज़ें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में की भी। किस पद्धति से जनता को प्रताड़ित किया गया, मैं तो भोगी हूँ। हमने तो सत्याग्रह करके जेल काटी है। तो मैं मानता हूँ कि इमरजेंसी का कलंक, वो जो धब्बा है कांग्रेस के मतलब मस्तक पर, उससे वो निजात नहीं पा पाए। अब दूसरे चरण की वोटिंग किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे, क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमने अपनी व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद किया है। बूथ प्रमुखों की बैठकें ली है, शक्ति केंद्र प्रमुखों को सचेत किया है, हमारे पन्ना प्रमुखों का भी प्रशिक्षण हुआ है। तो मैं मानता हूं कि पूरी तैयारी के साथ हम कल के वोटिंग के लिए, परसों के वोटिंग के लिए अपनी सिद्धता बनाए हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वोटिंग का परसेंटेज जनरली भी बढ़ेगा और हमारे खाते में आने वाले वोटों की मात्रा भी और अधिक बढ़ेगी। आपके प्रबंधन में फिर एक बार 25 सीट? निश्चित रूप में हम डे 1 से कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर हमारी श्रद्धा है और लोगों का रुझान जो हमने समझा है, क्योंकि निरंतर हम लोगों के संपर्क में है, उससे ये पूरे आश्वस्त हैं हम कि हैट्रिक होगी, फिर एक बार 100% भाजपा। तो ये आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे जी को, जिन्होंने कह दिया कि फिर एक बार हैट्रिक होगी। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।